हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम एचएससी और एचपीएससी के जितने भी एग्जाम उनके अंदर जो आपकी साइंस आ गई एनसीईआरटी से रिलेटेड बायोलॉजी एंड जीव विज्ञान के ऊपर पढ़ेंगे। हमने कल एक क्लास कर ली है आपकी। ये आपकी पीडीएफ है, करीबन 77 पेज की आपकी पीडीएफ है। तो ये मैं कंप्लीट जो पीडीएफ है मेरे पास में वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अंदर तीनों आपकी बायोलॉजी है, आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, यानी जीव विज्ञान, उसके बाद में आपकी रासायनिक विज्ञान और उसके बाद भौतिक विज्ञान, तीनों आपकी हैं। ये मैं कंप्लीट जो आपकी टीजीटी पीजीटी के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं हरियाणा के अंदर, ग्रुप सी आपका सीटी बेस पे जो होगा, डी का होगा, जो मेन एग्जाम होगा आपके सी के जितना जो ग्राम सचिव होगा, पटवारी कैनल पटवारी, जितने भी जो एग्जाम है सभी के अंदर ये आपकी साइंस काम आने की है। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो एक क्लास मैंने डाल दी है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आप देखना किस प्रकार की क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने कल 3 पेज करवा दिए उसके पीडीएफ के, और आज आगे के मैं 3 पेज और करवाऊँ। करीबन मैं आधे घंटे के आसपास की, जो 30 मिनट के आसपास की वीडियो बनाता हूँ लगभग, तो आधे घंटे की मैं वीडियो डालूंगा, लगभग 3 पेज डेली करवाऊंगा। तो आपकी करवा दूँगा मैं। फिर उसके बाद मैं अगली जो आपकी क्लास है उसकी जो अगली फीस है, जो केमिस्ट्री है आपकी, वो शुरुआत करवाऊँगा। तो अभी मैंने आपकी कर रखी है जीव विज्ञान बायोलॉजी की। तो अभी इसके अंदर आगे पढ़ते हैं हम। तो और बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें भाई, जो भी कैंडिडेट इससे जुड़े हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा जो कंटेंट आपके लिए मेहनत करके लेके आता हूँ, तो इससे एक मोटिवेशन बनता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद में आपने टीजीटी का जो आपने डाटा कि आपके कितने कैटेगरी वाइज कितने पास हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, सॉरी, तो वो मैंने डाटा डाल दिया है। एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको कंपटीशन का पता चल जाएगा कि आपका कंपटीशन कितना है। तो वो वीडियो मैं आपके लिए अभी थोड़ी देर बाद में लेके आऊँगा। तो अभी न्यूज़ की जो अपनी साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हिंदी के अंदर जो है, हमारा जो सिलेबस है हम हिंदी के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं। जो इनकी लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी होगी। तो ये हमने इसके अंदर अपने 3 पेज कर लिए हैं भाई अभी, ठीक है, 1 2 और ये 3 पेज हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी अगला पेज हम स्टार्ट करते हैं, 4th पेज। अब यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। यानी शरीर के जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंदर की जो ग्रंथि है सबसे बड़ी है, वो कौन सी है। वो अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उडो हार्मोन कहलाता है। ये है एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन। तो ये है लड़ो उडो हार्मोन, एड्रीनेलिन, ये ग्रंथि। ये आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़ो उडो हार्मोन काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन, इंसुलिन के बारे में क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम के अंदर। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है भाई, ठीक है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। ये होता है दल्तवक, ठीक है, दल्तवल्क, ठीक है। उसके बाद किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ये होता है बीटा कोशिका। उसके बाद पेनिसिलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जो पेनिसिलिन होता है वो उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है आपका पेनक्रियाज से। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 तथा जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ रूपांतरण होने को कहलाते हैं वायु श्वसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। ये होती है आपकी 4%। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, 4% ही होती है। जो हम सांस छोड़ते हैं बाहर, उसके अंदर जो CO2 होती है, अभी हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं और जो CO2 है वो बाहर छोड़ते हैं। तो CO2 की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, जैसे जो हम हवा छोड़ते हैं उसके अंदर जो CO2 की मात्रा होती है वो 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, ठीक है, ऐच्छिक पेशी से। उसके बाद में मनुष्य में
त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। जो सब शरीर के अंदर जो त्वचा होती है सबसे मोटी होती है वो हमारा तलवा होता है। जो सबसे मोटी नीचे की जो हमारी वो होती है त्वचा, वो तलवे की होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है भाई। सबसे बड़ा अंग होता है आपका फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कहलाता है मेलानिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, मेलानिन। ठीक है। उसके बाद टेंडन, कंडरा बोल रखे है, इसको टेंडन बोलते हैं। जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आपका पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को उत्तेजित से है? ये है अधिवृक्क ग्रंथि। यानी शरीर को उत्तेजना से जुड़ी हुई जो ग्रंथि है आपकी वो है अधिवृक्क ग्रंथि। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लगभग जो क्वेश्चन है कुछ एक आध को छोड़ के जो एक आध बार पूछेगा, नहीं तो लगभग जो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार पूछे गए, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटू अर्धद एड्स उसके बाद एप्पल कहा जाता है? यह है थायराइड उपास्थि। जो आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटू उद्रद एडम्स एप्पल कहा जाता है? वो कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। उसके बाद मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का जो मस्तिष्क है उसका जो वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम, यानी 1350 ग्राम होता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। सबसे जो लंबी अस्थि है मानव शरीर के अंदर, जो सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल के कारण। यानी मेन चीज़ क्या है कि जिसकी मुख्यतः किसकी उपस्थिति, यानी इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। यानी ये क्या करता है कि जो अगर हम कौन सी जो चीज़ है कि मानव शरीर उच्च जो ज़्यादा जो वायुमंडलीय दाब प्रेशर यानी ज़्यादा प्रेशर के अंदर भी जो हमारा शरीर है वो कुचला रहता है, यानी बिल्कुल जो उसके अंदर किसी प्रकार का इतना ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। जो कोशिकाओं में तरल है उसके कारण, तो कोशिकाओं में तरल के कारण बिना कुचला रहता है, यानी शरीर कुचला नहीं जाता, बिना कुचला रहता है। मतलब अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो शरीर ये है जैसे किसी चीज़ के ऊपर भार पड़ता है तो बिल्कुल कुचली जाती है, ठीक है, प्रेशर पड़ने के कारण। लेकिन जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर होते हैं, जैसे उससे किसी चीज़ को दबाते हैं तो बिल्कुल कुचल जाते हैं। चाहे वो कोई लोहा भी कई बार जो है अगर नरम लोहा है तो वो भी दब जाता है, लोहा भी टूट जाता है। लेकिन मानव शरीर है काफ़ी ऊपर वायुमंडल में दबाव के कारण, उच्च प्रेशर के कारण भी हमारा शरीर कुचला नहीं जाता। तो वो होते कोशिकाओं में जो तरल बह रहा है अपना उसके कारण। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? वो फिल्म से की जाती है। वो आँख के रेटिना होता है कि परंपरागत कैमरे के किस भाग से? फिल्म से, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक फिल्म बनती है जिसके कारण हमें दिखाई देता है। उसके बाद रक्त में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है जमने के लिए? ठीक है, तरल नहीं, रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? वो सी होती है कैल्शियम की। आपकी कैल्शियम की होती है, वो क्या होती है रक्त के जमने में जो जैसे जो रुकावट होती है वो कैल्शियम के जमने के कारण होती है। जैसे हार्ट के अंदर कई बार दिक्कत आ जाती है कि उनके अंदर रुकावट होगी तो वो किसके अंदर जमने से आती है? उसके अंदर कैल्शियम जम जाती है। जो आपकी कोई नली होती हैं उनके अंदर आपकी सेल्स के अंदर वो कोशिका जो कैल्शियम जम जाती है तो इसके कारण रुकावट होती है। उसके बाद मनुष्य में सामान्यतः निरन रुधिर शर्करा 70 प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है, वो 80 से 100 ग्राम के अंदर होती है। जो प्रति 100 मिलीलीटर जो रुधिर होती है वो 80 से 100 ग्राम के बीच में होता है। उसके बाद अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, यानी अधिक ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो हम लाल जो रक्त कणिकाएं हैं वो क्या होती हैं? संख्या में बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जो रक्त आपकी आरबीसी हैं, रेड ब्लड्स जो सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर है,
ये होता है 140 से लेकर 180 ग्राम तक, मिलीग्राम तक, ठीक है, 140 से लेकर 180 मिलीग्राम तक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वाला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। यानी जो आपकी रुधिर वाहिकाएं हैं उनकी त्रिज्या, यानी अगर वो थोड़ी सिकुड़ जाएंगी तो उसके अंदर जो रक्त का दाब है, और उनकी त्रिज्या कम हो जाएगी तो रक्त का जो दाब है वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? ये होती है दीर्घस्थि के अंदर बनती है। लसिका कोशिका बनती है दीर्घस्थि के अंदर। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। स्तनपाइयों जो दूध पिलाते हैं उनके अंदर में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से, ठीक है। तो उनके अंदर जो स्वेद जो ग्रंथियां होती हैं, स्वेद ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होते हैं? ताप नियमन से। इन जो आपके शरीर का टेम्परेचर को या मतलब इक्वल रखने के लिए। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4 होते हुए, 4 कक्ष होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये भी, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4 होते हुए। उसके बाद में 2 होते हैं, जैसे इम्प्योर ब्लड जाता है उसमें से, और उसके बाद 2 प्योर ब्लड के लिए। उसके बाद मधुसूदन इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। जो मधुसूदन होता है आपका, इंसुलिन होता है, वो अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है भाई। उसके बाद मानव शरीर में पैरों के हड्डियाँ हैं, फिबुआ और टिबिया 2 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ये वाला भी, इंसुलिन वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जो मानव शरीर में पैरों की जो हड्डियाँ हैं, फिबुला और टिबिया हड्डियाँ हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? उसको यूट्रस भी बोलते हैं भाई, ठीक है, गर्भाशय को यूट्रस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुआ होती है। हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुआ होती है वो ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के, ये पूरे शरीर के अंदर आपको ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन से आपके जो रक्त का लाल रंग होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी जो ब्लड रेड होता है उसका कारण हीमोग्लोबिन होता है। और ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर जो परिसंचरण के लिए जो ऑक्सीजन के लिए होता है वो हीमोग्लोबिन होता है भाई। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ये होती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और गर्भाशय वाला जो यूट्रस वाला ये भी इंपॉर्टेंट, और ऑक्सीजन वाला, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम फॉस्फेट को विनियमन करता है? ये है पैरावटू हार्मोन होता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट की विनियमन करता है, ठीक है, रिसाइकल करता है? तो ये पैरावटू हार्मोन होता है। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम को निषेचित फर्टिलाइजर करता है? मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम को निषेचित करता है? ये होता है डिम वाहिनी के अंदर, जो डिम वाहिनी नली होते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजर होता है, निषेचन होता है जो शुक्राणुओं के द्वारा, वो कहाँ पे होता है? डिम वाहिनी, यानी आपके फर्टिलाइजर निषेचन कहाँ पे होता है? डिम वाहिनी में। उसके बाद जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, जो वृक्क होता है वो आपका कार्य करना बंद दे, तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? रक्त में जम जाता है नत्तर जनित अपशिष्ट पदार्थ जम जाता है भाई रक्त में। नत्तर जनित अपशिष्ट जो पदार्थ है वो आपके उसके अंदर जम जाता है रक्त के अंदर। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। यानी एक व्यक्ति जब अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो सामान्य रक्त का जो ब्लड प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद में अगला देखते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? ये होता है बृहदांत्र, ठीक है, बृहदांत्र। जो मानव शरीर में पूंछ होता है वो कौन सी संरचना में संलग्न होता है, जुड़ा हुआ होता है बृहदांत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? ये है प्रासरण। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? ये होती है प्रासरण के। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। उसके बाद कौन सा एक अंग
वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, ये होता है यकृत। यानी वसा को भंजन करने, वसा को कम करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, ये होता है आपका यकृत करता है, ठीक है, लीवर करता है आपका। उसके बाद में सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ये भी भाई आपको इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रम से रिलेटेड, ये आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है। सेरेब्रम है एक मस्तिष्क का जो हिस्सा है। उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परम मस्तिष्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? वो मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर होती है सबसे। यानी मस्तिष्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो मस्तिष्क के पार्ट हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है लगभग मस्तिष्क का, और जो आपका आँखों से रिलेटेड भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ, उसके अंदर भी जो भी क्वेश्चन लगभग बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। ये किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकाय प्रकार्यों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा वर्ग हो जाएगा? तो उसका होगा ओ। यानी एक माता पिता का दोनों का, एक का ओ है, पिता का ए है और माता का ओ है, तो उसका जो होगा वो आपका होगा ओ। उसके बाद कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? यानी बी जो ग्रुप वाला होता है वो किसको रक्तदान दे सकता है? वो ए बी और या बी को, ठीक है। ए ओ वाला एक ऐसा ग्रुप होता है जो सभी को रक्त दे सकता है, और ए बी होता है ए और बी, ए बी जो इकट्ठा है वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त ले सकता है। और ए और किसी पिता का ए है और माता का ओ है, तो जो उसके पत्थर की प्राप्ति होगी वो ओ ग्रुप की होगी। और बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किसको रक्त दे सकता है? व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो वो ए और बी को, ठीक है। और ओ वाला है वो भी सभी से ले सकता है, तो वो उसको ओ को भी दे सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग आपका ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। यानी ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उसमें से बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। इसके लिए पूरा ग्रुप है भैया, आप एनसीईआरटी में बिल्कुल इससे अलग रखिए किस प्रकार से जो बनते हैं, तो उसके लिए आपको कंप्लीट वो मिल जाएगा, उसके ऊपर आप कंप्लीट पढ़ भी सकते हैं। उसके अगर इसके अंदर मेरे को और अलग से कोई इसके अंदर वो होगी तो मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये जो रुधिर का है ये किस प्रकार से जो इसके ग्रुप हैं, तो किस प्रकार से ग्रुप के अकॉर्डिंग आप किस ग्रुप को आप ब्लड दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, और जो दो ग्रुप मिलते हैं तो उससे तीसरा जो ग्रुप बनता है भाई कौन सा बन सकता है, तो वो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। उसके बाद संभावित ये मैंने बता दिया, अगर दोनों का माता पिता में से एक का रुधिर ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उससे जो बनने वाला है उसके बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी बनेगा। उसके बाद में संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। यानी संतानों की भ्रूणीय अवस्था में, जो संतान है भ्रूण के अंदर होते हैं अवस्था में, माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का RH नेगेटिव। यानी पिता का RH जो पॉजिटिव एंड माता का RH नेगेटिव होने के कारण जो गर्भाशय के अंदर है शिशु का कई बार रक्त का थक्का जमने से कारण वो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसका RH उसका कारण होता है RH पॉजिटिव पिता का और माता का RH नेगेटिव। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने के बाद उसके कारण जो उसका रक्त का थक्का जम जाता है, तो उसके कारण जो भ्रूण के अंदर बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है, भ्रूण वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? यानी सबसे लेने वाला है आपका AB
और ओ है वो सबको दे सकता है। ए बी रक्त वर्ग की वाले व्यक्ति को सर्वप्रिय ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। यानी ए बी को सब ग्राही कहा जाता है, इन सब से जो ये आपका ब्लड ले सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। उसके बाद सर्वत्र ग्राही यूनिवर्सल रिसेप्शनिस्ट कौन से रुधिर वर्ग का होता है, ए बी का, जो सबसे ले लेता है। उसके बाद कौन सा रक्त वर्ग सर्वत्र दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वो ओ होता है। मैंने बताया था भी ओ सभी को दे सकता है और ए बी है सभी से ले सकता है। यदि किसी मनुष्य का रक्त वर्ग ए बी हो तथा माता का वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता भाई। अगर ए बी पुरुष का है और माता का बी है तो उनकी संतान में कौन सा वर्ग नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। इससे जुड़े जो भी वर्ड ग्रुप से लगभग क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है भाई, कौन सा भी पूछ सकते हैं, तो वो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ के जाने। लगभग इसके अंदर आपके क्वेश्चन आ ही गए, वो आप देख लेना अच्छी प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हमें मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। आपकी 206 हड्डियाँ होती है। मनुष्य के अंदर जो टोटल हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है, 206 होती हैं। नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, वो भी होती है 206। उसके बाद मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, अस्थियाँ कितनी होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में, वो 8 होती हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो आपके 12 होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है वो जबड़े में होती है, वो सबसे जो मजबूत होती है वो जबड़े की हड्डी बोली जाती है, ठीक है। जो जबड़े की अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो सबसे मजबूत होती है भाई। उसके मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, ठीक है, स्टेपिस होती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। उसके बाद मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, पैर की हड्डी जो खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, वो आपकी टांग में पाई जाती है। जो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो आपकी किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। तो फीमर हड्डी भी आपकी टांग में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लगभग जितने भी जो एग्जाम है, एचएससी के उठा के देख लो या पे एचपीएससी के उठा के देख लें या आप एसएससी के उठा के देख लें या आरपीएससी के उठा के देख लें, जो भी एग्जाम हुए हैं DSSS के साइंस का एग्जाम होता है या फिर कोई भी आपका नॉन टेक्निकल या टेक्निकल होता है, सभी के अंदर जो साइंस पूछी जाती है, तो सभी के अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए आज की वीडियो में लिए हैं। डेली में मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट हैं इससे जुड़े हुए उसका फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।